Hello students, so in this particular class we are going to discuss about chemistry, right? And this is basically what dedicated to previous year questions of JEE Mains 2020, right? So we have already done 2 lectures on that, right? And in each lectures we discussed 20 questions, right? So this is what you can see that this is question number 41, right? So we have already discussed those 40 questions which came in JEE Mains 2020, right? You know that in JEE Mains 2020 total कितने पेपर आए थे? ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट 16 पेपर आए थे, राइट? सो उसमें से जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको निकाल के हम लोग एक जगह डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 41, लेट्स डिस्कस, राइट? तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. दिस इज व्हाट द reaction is. It is given Fe2n plus 3/2 H2, right? And this is in equilibrium with what? Fe and NH3. okay? तो करते हैं. इसमें क्या बोल रहा है वो? Kp और Kc में रिलेशन पूछ रहा है, राइट? सो यू नो दैट कि Kp बेसिकली क्या होता है, ऐसे ही याद रख लो कि Pv इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज व्हाट योर nRT, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूं, P को ऐसे लिख सकता हूं ना, n/v into what? Your R into T, right? And what is n by V? एक तरह से बोल सकते हो concentration, right? So P is equals to what? CRT, right? तो यहीं से देख लो Kp is equals to what? Kc into RT to the power delta Ng. And you know what is delta Ng, right? So delta Ng is what? Number of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant, right? तो इनको तो हटाओ, ये तो ऑलरेडी सॉलिड है, राइट? यहां पे क्या है, 1 है और यहां पे क्या है, 3/2 है, राइट? बेसिकली सो इट विल बिकम व्हाट योर Kc डॉट RT टू द पावर, एंड दिस इज व्हाट योर 1 बैलेंस्ड है ना, एक बार चेक कर लेते हैं. आई थिंक इट इज बैलेंस्ड, राइट? 3 है, 2 Fe and yes it is balanced. तो 1 minus 3/2 दैट इज व्हाट योर माइनस हाफ हो गया ये, ठीक है ना? तो बस अब क्या करना है, इसको इस साइड ले आओ, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा. Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर माइनस हाफ. यहां पे Kc इक्वल्स टू Kp है, तो ये नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसको चेक कर लेते हैं, बस इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ. तो Kc क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी व्हाट योर Kp इंटू RT टू द पावर व्हाट योर हाफ, राइट? सो आंसर विल बी व्हाट योर फर्स्ट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 2 पॉइंट याद रखने. एक तो क्या होता है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, और जब आप डेल्टा Ng कैलकुलेट कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू ओनली कंसीडर व्हाट, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है. कुछ इस तरह से, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. सो दिस व्हाट योर प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. और थोड़ा केयरफुल रहना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, राइट? ठीक है ना? बैलेंस ही दिया रहेगा, डोंट वरी, बट एक बार देख लेना, ठीक है? सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 41. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 42. अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH. वो POH बोल रहा है, राइट? एंड यू नो दैट pH प्लस POH इज इक्वल्स टू व्हाट योर 14, राइट? तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू व्हाट योर 14. सो वंस यू कैलकुलेट pH यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट POH, राइट? तो बहुत सिंपल है. इसमें देखो HCl being a very strong acid, common ion effect तो यहां पे देखेंगे नहीं. 0.01 MHCl है, appreciable amount of concentration है यहां पे. तो यहां पे जो pH होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2. तो अगर pH 2 है तो POH 12 हो जाएगा, राइट? ठीक है ना? इन दिस केस इफ यू सी, pH will be what your basically 12 और POH यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब आई एम श्योर बहुत सिंपल है, किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना? 0.01 है तो POH 2 हो जाएगा, ठीक है ना? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज NaOH इज अ वेरी strong base, so it will dissociate what? Completely, right? Complete dissociation you have to take, and because the concentration is appreciable, you're not supposed to take the common ion effect, right? ठीक है ना? वाटर का कंट्रीब्यूशन हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, CH3COONA. देखो यहां से भी क्वेश्चन तो निकल जाएगा अपना, ठीक है ना? कि अगर तुम CH3COONA को देख लो तो इसका जो होगा, दिस इज व्हाट योर सॉल्ट ऑफ, इसको देखो अगर आप CH3COONA, इट इज बेसिकली व्हाट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसका मतलब कि इसका pH ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, या फिर POH बोल सकते हो, क्या होना चाहिए,
लेस देन 7 होना चाहिए, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस वन 0.0 m NaCl, तो इसका pH और pOH दोनों क्या होगा 7 होगा, बिकॉज NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो pH भी 7 होगा और pOH भी 7 होगा, राइट। दैट मीन्स हियर pOH is what less than 7 and here pOH is what equals to 7, तो सबसे ज्यादा क्या होगा A, तो सबसे पहले इसमें A आएगा तुम्हारा, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, राइट। आफ्टर दैट क्या आएगा तुम्हारा D, देन क्या आएगा C एंड देन B, सो आंसर विल व्हाट योर 4, ये नहीं होगा, क्लियर है। और ऐसे भी बोल सकते थे कि pOH सबसे ज्यादा इसका होगा, तो उस तरह से भी देख सकते थे कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ही बचता, राइट, ठीक है ना। और ये बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pOH, मतलब सबसे ज्यादा इसका pOH है उसको आपको पहले लेना है, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई सपोज, राइट, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बिलो, ठीक है ना। ये दिया हुआ है आपको कि टेम्परेचर T1 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10, टेम्परेचर T2 100 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज व्हाट योर 100 इज गिवन, राइट। नाउ what you have to calculate the value of delta H naught, delta G naught at T1 and delta G naught at T2, right। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेल्टा जी नॉट कैसे निकालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो एक रिलेशन आपको पता है कि डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट योर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एंड दिस इज व्हाट योर लॉन क्यू, राइट। एंड यू नो कि क्यू इज बेसिकली व्हाट योर रिएक्शन कोएफिशिएंट, राइट। सो दैट मींस एट इक्विलिब्रियम यू नो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी व्हाट योर 0, राइट। और अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो क्यू, that is reaction quotient, will become what your K, right. So in that case you can write here delta G naught is equals to minus RT and this is what your ln K, right. बस minus RT ln K that will be what your delta G naught, right, ठीक है। तो देख लेते हैं डेल्टा G naught, तो सबसे पहले डेल्टा G naught at T1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज देख लो, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है, अब अगर तुम K की वैल्यू बढ़ाओगे, राइट, ठीक है ना, इवन तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है सपोज, राइट, इवन तुम्हारा K भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू तुम्हारी क्या होगी बढ़ेगी, राइट। दैट इज K, चूंकि देखो K जो यहां पे है वो बेस से बड़ा है, इवन ग्रेटर देन 1 है, राइट। You can see that K is what greater than 1. If K is greater than 1, ln K will be what your positive value, right? ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगी, okay. Now T is also increasing. If you see K1 से K2, जब T1 से T2 जा रहे हो तो K1 से K2 K भी इंक्रीज हो रहा है, T भी इंक्रीज हो रहा है, एंड हियर K is basically what you can see is it is what greater than 1, तो ln K की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स ln 100 की वैल्यू ln 10 से ज्यादा होगी, और टेम्परेचर भी अगर तुम देखो तो 100 जो कि केल्विन में 373 होगा वो 298 से ज्यादा है, राइट। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं देखो, क्योंकि इस केस में डेल्टा जी नॉट जो सेकेंड केस में होगा T2 के केस में दैट विल बी मोर नेगेटिव, राइट। और अगर ऐसा है तो कंफर्म है कि देखो ये ऑप्शन जो तुम्हारा है ये दोनों ऑप्शन चला गया, राइट। तो हमने ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, और अगर तुम ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो तो फायदा क्या हुआ तुम्हें कि अब तुम्हें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि डेल्टा जी नॉट तो दोनों में ही सेम है, राइट। तो दैट मीन्स हम डायरेक्टली अब किस पे चले जाएंगे, डेल्टा एच नॉट पे। तो इस तरह से हमारा काफी टाइम सेव हो जाएगा, राइट। वैसे अगर करना है तो कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट एंड देन वी विल कैलकुलेट व्हाट डेल्टा जी नॉट एट T1 देख लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट एट T1 क्या हो जाएगा, माइनस आर की वैल्यू दे रखी है 8.314, राइट, इनटू व्हाट योर K, नो सॉरी T इज व्हाट, T1 पे निकाल रहे हैं ना, तो 298। हमेशा ध्यान में रखना टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में लेते हैं एनीवेयर इन केमिस्ट्री, राइट, ठीक है ना। तो 298 इनटू, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर तुम डेल्टा टी में अगर कहीं बात करो तो वहां तो तुम डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, जैसे सॉल्यूशन में चैप्टर में जब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे टेम्परेचर तुम डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको केवल डिफरेंस पता करना, राइट, एंड डिफरेंस इन बोथ द केस विल बी सेम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कहीं कंफ्यूजन हो जाए, टेम्परेचर यू ऑलवेज टेक इन व्हाट केल्विन, राइट, ठीक है ना, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। सो 8.314 इंटू 298 एंड इंटू व्हाट यू हैव टू टेक ln K। सो ln K मीन्स व्हाट, ln 10, और इसको 2.303 लिख दूं, और दिस इज व्हाट योर log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, लिख दूं log 10, एंड
देखो तुम्हें निकालना है किलो जूल में, राइट? सो ऑफ कोर्स तुम्हें इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जो आर की वैल्यू हमने ली है वो जूल में ली है, राइट? एंड आंसर हमें किलो जूल में देना है. जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल गेट -5.71, राइट? द सेम थिंग यू कैन डू फॉर व्हाट? K2. वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस आर. टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 373 केल्विन, और 2.303 आ जाएगा, और log 100 जो यहां पे 2 आ जाएगा, बस. ठीक है ना? तो इतना काम करोगे तो तुम्हें डेल्टा जी नॉट एट T2 भी आ जाएगा -14.29. बट मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो तुम्हें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी पड़ती एग्जाम में, राइट? और इस तरह से काफी तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाता, राइट? नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट? योर डेल्टा एच नॉट. तो डेल्टा एच नॉट क्या है? एक एक्सप्रेशन है, दैट इज व्हाट यू नो, रिलेशन ln K2 by K1 is equals to what? Your delta H naught by R into 1 by T1 minus 1 by T2, right? So this is what the expression. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ln K2 मतलब क्या? This is what your ln 100 by 10 is equals to, that is what your delta H naught. वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है, right? Delta H naught upon R, that is what your 8.314 into 1 upon T1. T1 is what your 298 minus 1 upon T2, and that is what your 373, right? बस इसको कैलकुलेट करना है. तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू देखो, मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच नॉट, डायरेक्टली लिख रहा हूं, चलेगा? ln 10 को मैं ऐसे लिख लेता हूं 2.303, ये तो ln 10 हो जाएगा ना, और दैट विल बिकम 2.303 log 10. log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट योर सिंपल, इसको मैं 2.303 लिख ले रहा हूं इनटू 8.314. इसको इस साइड ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 75 आ जाएगा, राइट? तो 75 वाला फैक्टर तो नीचे चला जाएगा, मानते हो इस बात को? ठीक है ना? और यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और छोटा करें, ये हो जाएगा तुम्हारा 298 इंटू 373, राइट? ठीक है ना? तो इससे तुम्हें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी. अगर इसको तुम अप्रोक्सीमेटली, मैं क्यों बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली करने के लिए, ध्यान से सुनना, ये तो तुम्हें जूल में आएगा, तुम्हें निकालना किलो जूल में, तो तुम 1000 से डिवाइड कर दो, राइट? सो दिस व्हाट योर 1000 से तुम डिवाइड कर दो, और 1000 से जब तुम डिवाइड करोगे तो ये 250 आ रहा है करीब. ठीक है ना? अब ये 250 आ रहा है तो तुम देखो ये जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन 1 होगी. ये तो 8 इंटू 2 16 से बड़ा ही होगा, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? ग्रेटर देन 1. तो क्या कभी ये वैल्यू पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है. मतलब यहां पे भी तुम्हें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी. तो आंसर क्या हो जाता तुम्हारा? थर्ड हो जाता. क्लियर है? सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 44. सो सी दिस, देखो क्या बोल रहा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस A, P1, B, P2, C, P3 and D, P4. The order of above reactions are A, B, C and D respectively. The following graph is obtained when log rate versus log concentration are plotted. ये ग्राफ दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को अरेंज करना है. देखो अब सिंपल है, मान लो कोई भी रिएक्शन है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेसिकली, राइट? तो रेट जो बेसिकली वेट जो रेट है बेसिकली तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. मान लो ऐसे मान लेते हैं, जो भी रिएक्टेंट है तुम्हारा, ठीक है ना? तो यहां पे CA, CB, CC, CD, वॉट एवर इट इज, राइट? लेट्स टेक इट एज व्हाट? CR, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर N, राइट? N इज व्हाट? द रेट. तो एक कॉमन एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, राइट? अब देखो दोनों तरफ तुम लॉग ले लो, तो लॉग रेट, राइट? लॉग रेट इज इक्वल्स टू व्हाट? लॉग K प्लस N लॉग CR, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है? तो ये अब देखो तुम कि लॉग रेट, दैट इज व्हाट? योर Y is equals to what? C plus M into what? X, and X is what? Your log concentration. So you can see here Y equals to mx plus c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है, और अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है तो यहां पे जो स्लोप है बेसिकली, दैट स्लोप इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट? नाउ यू सी इन दीज फोर द मैक्सिमम स्लोप इन विच केस? डी के केस में, राइट? स्लोप देखो सबसे ज्यादा यहां पे, देन बी के केस में, देन ए और सी. तो जहां जितना स्लोप ज्यादा होगा वहां पे उसका n की वैल्यू, n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी मोर. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सबसे ज्यादा डी के केस में होगा. सो दैट मीन्स व्हाट? योर डी के केस में क्या है? डी है. तो दैट मीन्स व्हाट? डी बी ए सी. इज देयर एनी ऑप्शन? यस, थर्ड.
सो आंसर विल बी दिस, राइट? सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। 45 क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, राइट? सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? ठीक है ना? तो सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया एंड यू नो दैट कि जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं, राइट, वहां पे आपने पढ़ा होगा मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, CMC, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? ठीक है ना? एंड टेम्परेचर मतलब इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए और क्राफ्ट इससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो एसोसिएटेड कोलॉइड क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, राइट? ठीक है ना? सो दैट मींस व्हाट एवर विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल takes place, that is what your craft temperature. I think it's a very straightforward, you know, and simple fact based question, right? ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी में इनफैक्ट गिवन भी है, आप देखोगे एसोसिएटेड कोलॉइड सरफेस केमिस्ट्री में जाके देखना, ठीक है ना? तो मिल जाएगा आपको। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, a solution of two components containing n1 moles of the first component and n2 moles of the second component is prepared, right? ठीक है। Now m1 and m2 are the molecular weights of component 1 and 2 respectively. If D is the density of the solution in gram per ml, C2 is the molarity and X2 is the mole fraction of the second component, then C2 can be expressed. ऐसा तो देखने में थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, ठीक है ना? बट इतना भी टफ नहीं है। देखो, जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था इनफैक्ट, राइट, ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है ना, तो आप टोटल मोल 1 मान लो, राइट? उससे फायदा क्या होगा? देखो, टोटल मोल 1 मानने से फायदा यह होगा कि जो ही मोल फ्रैक्शन है वही कंपोनेंट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग मोल हो जाएगा। यह बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? और तो सिंपल अगर मैं बोलूं कि अगर मैं टोटल मोल 1 मानता हूं सॉल्यूशन में, ठीक है ना, अगर मैं टोटल मोल ऑफ कोर्स कंपोनेंट 1 एंड 2 का मिला के, सो दैट मींस व्हाट, कंपोनेंट 1 प्लस 2 का मिला के अगर मैं बोलूं तो 1 मोल है टोटल, राइट? तो कंपोनेंट जो 1 है तुम्हारा, सपोज C1 है, राइट? तो उसका जो है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x2, और कंपोनेंट C2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, x2 मोल्स हो जाएंगे, राइट? ठीक है ना? एंड यू नो कि हम निकाल रहे हैं मोलैरिटी, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट? ठीक है ना? तो तुम 1 मोल लो, 10 मोल लो, 20 मोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलैरिटी विल बी सेम, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट? सो दिस व्हाट इज C1 1 माइनस x2 हो गया, C2 तुम्हारा क्या हो गया, x2 हो गया। अब कुछ करना नहीं है। अब इसमें तो एक चीज देखो कि अब यहां पे वैसे क्लैरिटी नहीं है, बट ये क्लैरिटी अगर थोड़ी सी हो जाती कि सॉल्यूट तुम्हारा सेकेंड है, तो सॉल्यूट यहां पे सेकंड होगा बेसिकली, राइट? ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम फर्स्ट को लोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, राइट? सो कम हियर, सी वो साफ दिख भी रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, कि डी का टर्म नहीं आ रहा। खैर, कंपोनेंट 2 तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सॉल्यूट है। तो कंपोनेंट 2 अगर सॉल्यूट है तो मोलैरिटी बेसिकली व्हाट, मोलैरिटी विल बी व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज नथिंग बट x2, राइट, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें नहीं पता है, राइट? वो हमें निकालना है। कैसे निकालें? तो हमें मोल्स पता है और हमें इनके मोलर मास पता है, राइट? तो कंपोनेंट 1 का जो मोलर मास है वो है m1 और कंपोनेंट 2 का मोलर मास है m2। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हें मास ऑफ कंपोनेंट 1 आ जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट 2 आ जाएगा। तो मास ऑफ कंपोनेंट 1 and 2 क्या हो जाएगा, बेसिकली व्हाट, विच इज नथिंग बट यू कैन से मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट? सो दैट विल बिकम व्हाट, योर m1 into 1 minus x2 प्लस m2 into what, your x2। तो ये जो वैल्यू हो गई, ये तुम्हारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, राइट? ठीक है ना? और अगर ये मास ऑफ सॉल्यूशन है तुम्हारा बेसिकली, और यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ग्राम पर ml एंड दैट इज व्हाट, योर D, राइट? तो अगर डेंसिटी और मास तुम्हें पता है तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि डेंसिटी यहां पे ग्राम पर ml में गिवन है, तो मेरा वॉल्यूम भी ml में आएगा, तो मुझे उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ये 1000 वाला फैक्टर आ रहा है। देखो, ऊपर में 1000 वाला फैक्टर आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे, इन्हीं में से होना चाहिए। इनफैक्ट x1 नहीं है क्योंकि एक D का भी फैक्टर ऊपर आएगा, अभी वो दिख जाएगा हमें, डोंट वरी, राइट? तो तुम्हारे पास ये मास आ गया है, बस अब तो हो गया ये क्वेश्चन सिंपल। ऐसे लिख लेते हैं इसको यहां साइड में करके। तो ऊपर में क्या था तुम्हारा, दिस इज व्हाट, योर, इसको इधर लिख लेते हैं। तो दिस वाज योर x2 अपॉन वॉल्यूम विल बी व्हाट, योर मास अपॉन डेंसिटी। तो टोटल मास कितना है तुम्हारे पास, m1 इंटू 1 माइनस x2 प्लस m2
इंटू वॉट योर x2 एंड अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा d, लेकिन ये वॉल्यूम जो आएगा वो ml में आएगा, तो इंटू तुम्हें क्या करना पड़ेगा 1000 भी करना पड़ेगा, इसी को ऊपर ले जाओ, दिस विल बिकम योर आंसर, राइट। ठीक है ना। बस इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि जब भी तुम्हारे पास अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो, अज्यूम टोटल मोल्स एज व्हाट 1, और अगर कभी तुम्हारे पास मान लो परसेंटेज दिया हो, मास परसेंट दिया हो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, मास परसेंट पे 49% W/W H2SO4 का एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, राइट। वहां पे क्या करना, मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम ले लेना, राइट। ठीक है ना। कैलकुलेशंस काफी 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 आसान हो जाएगी। क्लियर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। थोड़ा वैसे देखने में थोड़ा लग रहा था, बट ऐसा जिसमें और कुछ नहीं है, राइट। नाउ कमिंग टू दिस 47 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो, ये 47 क्या कहता है, स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कंटेनिंग हीलियम गैस हैज अ प्रेशर of 48 into 10⁻³ bar at the same temperature you have kept it constant. The pressure of a spherical balloon क्या है तुम्हारा, spherical है, right, of radius this much containing the same amount of gas, मतलब टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस तुम्हारा क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। दैट इज व्हाट योर PV इक्वल्स टू nRT। n कांस्टेंट कर दिया तुमने, t कांस्टेंट कर दिया, r तो वैसे ही कांस्टेंट है, क्या बन गया ये बॉयल्स लॉ, राइट। सो यू नो दैट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो P1 देखते हैं, P1 क्या है तुम्हारे पास, तो 48 इंटू 10⁻³ बार इंटू वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम चूंकि स्फेरिकल बैलून है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा अपन को। सो दिस विल बिकम व्हाट योर 4/3 इंटू पाई इंटू आर, r is what 3, तो पाई आर क्यूब, तो ये 27 हो गया, एंड दैट इज व्हाट योर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, दूसरे केस में क्या निकालना है तुम्हें, सेम अमाउंट ऑफ गैस विल बी, मान लो x प्रेशर होगा, राइट। सो x इंटू 10⁻⁻6 बार, राइट। यूनिट के लिए सोचना नहीं है क्योंकि वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में रख दो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो 4/3, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो यूनिट भी देख लेते हैं, डोंट वरी। पाई इंटू 12 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब कर देते हैं, राइट। और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और इसका यूनिट तुम्हें बाद में मिल जाएगा, राइट। ठीक है, खैर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4/3 पाई तो हटाओ, ये तो गया, राइट। सो दिस विल बिकम व्हाट योर x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 48 इंटू 10⁻⁻3, और ये 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻6 हो गया, राइट। एंड दिस विल बिकम व्हाट योर 12 का क्यूब, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, राइट। ठीक है ना। सो दिस विल बी योर, अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, दिस इज व्हाट योर 1000, राइट। ये हो गया तुम्हारे पास 4, ये कितना हो गया 3, तो ये 36 हो गया, एंड दिस इज व्हाट योर 1000 अपॉन 36, राइट। सही कर रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये 48 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। आर क्यूब इज 27, राइट। ठीक है ना। x इंटू 10⁻6 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 12 क्यूब, राइट। ठीक है। अच्छा 27 वाला फैक्टर एक रह गया ना, वही लग रहा था कुछ तो रह गया है, इंटू 27, राइट। ठीक है ना। सो 27 वाला फैक्टर उसमें ऐड कर देते हैं बस, और तो कुछ नहीं है। हाँ तो 27, सॉरी, सो दिस व्हाट 27 93, ये 4 हो गया एंड ये 250 हो गया, सो दिस व्हाट इज 750। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750, तो मतलब प्रेशर हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁶ बार, राइट। सो दिस व्हाट द क्वेश्चन नंबर 47 फॉर यू, सिंपल बॉयल्स लॉ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देखो द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 0.10 m aqueous CrCl3.xNH3 solution is 2 times that of 0.05 m aqueous CaCl2 solution, right? ठीक है ना। The value of x is, तो ये सॉल्यूशन और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने मिक्स कर दिया, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। अज्यूम 100% आयोनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड CaCl2, coordination number of Cr as what 6, right? Coordination number of Cr as what 6, right? And that all NH3 molecules are present inside the coordination sphere, right? ठीक है, चलो
तो एक पॉइंट देख लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, यहां वाटर फैक्टर भी लेना पड़ेगा, तो आई इंटू के बी डॉट एम, के बी तो सॉल्वेंट के लिए है एंड सॉल्वेंट हियर इज व्हाट योर एक्वस, राइट, सो दैट मींस व्हाट के बी विल बी सेम इन बोथ द केस। तो पहले वाले केस में हम लोग लेके चलते हैं, तो उस केस में देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट, ठीक है ना। सो लेट्स टेक इट, तो पहले वाले केस में हम लोग देख रहे हैं 0.10 m है तुम्हारे पास, राइट, तो इसका डेल्टा टीवी जो है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू वॉट योर एम, एंड वॉट इज एम, एम इज वॉट योर 0.10 मोलालिटी, और स्मॉल एम है तो मोलालिटी ही दी हुई है, ठीक है ना। चलो नाउ इन द सेकेंड केस दिस इज फॉर वॉट योर CrCl3 डॉट XNH3, और आपको निकालना है वैल्यू क्या, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सो दिस इज फॉर योर CrCl3 डॉट XNH3 के लिए, राइट। नाउ द सेकंड केस क्या बोल रहा है वो, इज 2 टाइम्स दैट ऑफ, तो अगर मान लो इसका डेल्टा टीबी है तो इसको मैं 2 टाइम्स कह सकता हूं, राइट, ठीक है ना, यही बोल सकता हूं ना। मतलब ये क्या बोल रहा है कि यहां पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, डेल्टा टीवी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर यहां पे मान लो डेल्टा टीवी की वैल्यू 5 है तो यहां पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, दैट इज द पॉइंट, राइट, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली व्हाट, इसको तुम कर दो 2 टाइम्स डेल्टा टीवी, और ये तो एज इट इज ले लो, तो आई इंटू के बी इंटू वॉट योर 0.05, राइट, एंड दिस इज फॉर वॉट योर calcium chloride. Now it is given that calcium chloride is also what 100% ionization is taking place. तो अगर ऐसा है तो वाटर फैक्टर पता है, तो I क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 हो जाएगा CaCl2 के लिए, बिकॉज CaCl2 will dissociate into what, Ca+2 and +2Cl minus. तो आफ्टर डिसोसिएशन आपको, अगर इसके एक पार्टिकल था बिफोर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 + 2 3 पार्टिकल्स हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो इसके लिए जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, राइट, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर है, अब इसको मैं हटा रहा हूं, सो दिस विल बिकम व्हाट योर, यू कैन से दैट दिस इज व्हाट योर 3 डॉट KB डॉट 0.05, राइट। बस दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो यहां पे तो डेल्टा टी भी चला जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट योर 2, ये आई अपॉन क्या हो जाएगा, केबी चला जाएगा, राइट, या फिर चलो लिख ही लेते हैं, आई डॉट केबी डॉट 0.10 अपॉन 3 डॉट केबी डॉट 0.05, राइट। केबी गया, ये वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास, 2 हो गई, राइट, ये 2 से 2 चला गया, तो आई की वैल्यू यहां से देखोगे, आई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आई की वैल्यू 3 इसके लिए आई है, राइट, इसका मतलब क्या है, देखो अगर आई की वैल्यू यहां पे 3 आई है, इसका मतलब क्या है, लेट्स सी, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ये 3 आयन देगा आफ्टर डिसोसिएशन, और वो तब पॉसिबल है, देखो एक तो क्रोमियम, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर सारे के सारे अमोनिया प्रेजेंट है, राइट, ठीक है ना, और 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है तो बाहर में 2 ही क्लोरीन होना चाहिए, एक क्लोरीन तुम्हारा अंदर होना चाहिए, तभी तो तुम्हें 3 आयन मिलेंगे, राइट, ठीक है ना। और यहां पे तुम्हारे पास अब चूंकि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तुम्हारा 6 दिया हुआ है, दैट इज आल्सो गिवन, राइट, तो NH3 कितना होना चाहिए, NH3 क्या होना चाहिए तुम्हारे पास 5, तो CrNH3 5Cl डॉट Cl2, दिस विल गिव यू व्हाट 3 आयंस if it is completely dissociating, which is also given कि 100% ionization takes place, right? So that means यहां पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, that means NH3 5, तो X की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहां पे आपकी आंसर 5 हो जाएगी, राइट, ठीक है ना। सो दिस वाज सॉल्यूशन को, और उन्होंने कोऑर्डिनेशन को मिला के ये क्वेश्चन रखा था, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 48 फॉर यू, राइट। नाउ वी आर मूविंग। Potassium chlorate is prepared by the electrolysis of KCl in basic solution, right? The reaction is also given. If only 60% of the current is utilized in the reaction, the time round to the nearest hour required to produce 10 gram of KCl3 using a current of 2 ampere, right? ठीक है ना, Faraday's law of electrolysis लगाना है, तो क्या होता था बताओ, वो होता था तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास बेसिकली व्हाट है, जो भी इसका m है, राइट, सो दिस व्हाट योर 10 ग्राम, राइट, 10 ग्राम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज व्हाट योर ZQ होता था, राइट, दैट इज व्हाट योर ZI डॉट T,
नाउ जेड को हम लोग कैसे निकालते थे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट? तो जेड हम लोग निकालते थे, दैट वाज बेसिकली व्हाट? इक्विवेलेंट वेट, राइट, अपॉन 96,500, राइट? देखो ये बहुत सिंपल है, इसको रटने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहां पे मास जितना भी डिपॉजिट हो रहा है दैट इज इक्वल टू जेड इनटू क्यू, तो अगर तुम 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन लोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट, तो वहां जो उसकी वजह से जो डिपोजिशन होगा वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा वो डिपोजिशन, राइट? तो उस केस में जब तुम Q तुम्हारा 1 मोल इज व्हाट 96487 कूलम और अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 96500 कूलम, सो इन दैट केस योर जेड विल बिकम व्हाट? योर इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, राइट? तो ऐसे याद रख लो, ठीक है? सो दिस इज व्हाट योर जेड की वैल्यू आ गई तुम्हें, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? So equivalent weight will be what? Your molar mass upon what? Your Z factor, right? Molar mass upon Z factor. अब Z factor के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? You will have to see, because here the redox reaction is taking place, so number of electrons lost or gained, right? So for KClO3 you see the Z factor here is what? 6. You can also calculate, also see it is what your -1 oxygen state, यहां पे क्या है? ये +5 है, तो इसके लिए चेंज कितने का हो जाएगा? 6 का। ऐसे भी देख सकते हो, वैसे तो रिएक्शन में भी साफ दिख रहा है 6, तो जेड फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया। बस अब कुछ नहीं है, वैल्यूज रख दो। तो जेड की वैल्यू इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर, व्हाट इज मोलर मास ऑफ KClO3? इट इज गिवन 122, राइट, अपॉन जेड फैक्टर दैट इज व्हाट? योर 6 अपॉन 96,500, दैट विल बिकम व्हाट? योर जेड, सो इनटू 96,500, राइट? तो ये आपका आ गया जेड इंटू आई, आई इज व्हाट? 2 एम्पियर, राइट, इंटू टी। तो टी तो आपका इसमें क्या आएगा? सेकेंड में ही आएगा, चूंकि आपको यहां पे उन्होंने बोला है कि आवर में निकालना है, तो दैट मींस यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट? 3600, राइट? ठीक है। एक पॉइंट और रह गया, क्या रह गया वो? कि ओनली 60% ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड, राइट? दैट मींस 2 एम्पियर का भी केवल 60% ही यूटिलाइज हुआ है, तो अपॉन 60 इंटू 60 अपॉन व्हाट? क्या किया हमने? 100 कर दिया। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन, फ्रॉम हियर यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट टी, एंड दैट टी विल कम इन व्हाट? आवर, राइट? सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैंने क्या कहा, ये तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से डायरेक्टली पता है तुम्हें, जेड क्यू होता है जो भी मास डिपॉजिट होगा, क्यू इज व्हाट? योर आई टी, टी सेकंड में होगा यहां पे, जेड इज व्हाट? योर जेड क्या होता है? तो दैट इज व्हाट? योर इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। वो यहीं से निकाल सकते हो तुम, एम इज बेसिकली व्हाट? जेड क्यू। तो क्यू जब तुम्हारे पास 96,500 होगा, in that case mass deposit will be what? Your equivalent weight. तो Z will be what? Equivalent weight upon 96,500, ठीक है? और उस Z को तुम यहां रख दो, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? यस, तो मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर। जेड फैक्टर क्या होगा यहां पे? तो जेड फैक्टर बेसिकली क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर ऐसे भी देख के कर सकते थे। क्लियर है? सो दिस वाज अ वेरी ओके सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना? कुछ इसमें एज सच बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इट्स ठीक है। नेक्स्ट, for the given cell Cu plus 2 and this is what your, तो concentration cell है, राइट? ठीक है ना? तो concentration cell है, मतलब E नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वो बोल रहा है इज नेगेटिव। अगर डेल्टा G नेगेटिव है, राइट, तो यू नो, देखो होता क्या है बेसिकली, डेल्टा G इज इक्वल्स टू क्या होता है? -NF E होता है, राइट? ठीक है ना? -NFE, राइट? E सेल। और E सेल अगर मैं बात करूं किसी सेल के लिए, एंड अगर मैं E सेल की बात करूं, राइट, सो यू नो दैट नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल्स टू व्हाट? योर E नॉट सेल माइनस RT बाई NF, एंड दिस इज व्हाट? योर ln Q, राइट? चूंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, सो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, राइट? ठीक है ना? और अगर E नॉट 0 हो गया, तो अब देखो ध्यान से, राइट? अब देखो ध्यान से, बेसिकली क्या है? E सेल तुम्हारा क्या हो गया? -RT बाई NF ln Q। देखो, क्या R पॉजिटिव है? यस। T पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव, F पॉजिटिव, राइट? दैट मींस दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज व्हाट? योर पॉजिटिव, राइट? नाउ यू नो द ग्राफ, राइट? y इक्वल्स टू, अगर मैं ln x का ग्राफ ड्रॉ करूं, राइट, सो दैट ग्राफ लुक्स लाइक दिस, राइट? ठीक है ना? एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? योर 1। मतलब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी?
पॉजिटिव होगी, और x अगर तुम्हारा लेस देन 1 है तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। बस हो गया ये क्वेश्चन, और इसमें कुछ भी नहीं था। अब ध्यान से सुनो, मुझे अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो मुझे ई सेल को पॉजिटिव रखना ही होगा, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव होंगे तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। मतलब ई सेल को आपको पॉजिटिव रखना है, मतलब यू हैव टू कीप दिस ई सेल पॉजिटिव। और अगर ई सेल को तुम्हें पॉजिटिव रखना है, दैट मींस तुम्हें ln q को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। सर इसके बारे में तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, क्यों होगा, r पॉजिटिव, n पॉजिटिव, f पॉजिटिव, राइट? t सर नेगेटिव हो सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस नहीं, t क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमेशा पॉजिटिव होगा। सो RT by NF ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस यू हैव टू कीप ln q नेगेटिव, राइट? और ln q को नेगेटिव तब रख सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, q क्या हो, लेस देन 1 हो। तो नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस पॉइंट कि q हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, राइट? ठीक है ना, बस इतनी बात करनी है। अब देखते हैं q लेस देन 1। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग सेल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो ये cu जो है तुम्हारे पास, लेट्स चेंज द कलर, राइट? ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, राइट? ऐसे लिख लेते हैं। तो cu तुम्हारे पास फर्स्ट, ये यहां पे क्या हो रहा होगा, दिस इज व्हाट योर ऑक्सीडेशन, तो एनोड वाला जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं। तो cu इज गोइंग इनटू व्हाट, cu +2, एंड दैट इज व्हाट योर C1 कॉन्सेंट्रेशन है। और सेकेंड वाला रिएक्शन देखो तो cu +2 इज गोइंग टू व्हाट, cu सॉलिड, राइट? अब ये सब देख लेना, बस इसको ऐड करोगे ये C2 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो जब तुम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, cu +2 C2 प्लस ये वाला, देखो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, सॉलिड है, तो Q के एक्सप्रेशन में इसको हमें जरूरत नहीं है। चलो लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट cu +2 एंड दिस इज व्हाट योर C1। तो इसके लिए जो Q का एक्सप्रेशन आएगा, यहां पे cu सॉलिड है, राइट? तो Q का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें क्या आएगा, Q का जो एक्सप्रेशन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ cu +2 दैट इज व्हाट योर C1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ cu +2 C2, राइट? तो Q का एक्सप्रेशन ये आ गया, C1 by C2, that means this C1 by C2 should be what, less than 1, right? अब C1 by C2 मतलब ये सारा कुछ समझ में आया। देखो अगर C1 by C2 which is nothing but Q, तो C1 by C2 which is nothing but Q for this cell reaction, complete cell reaction, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, less than 1। अगर Q less than 1 होगा तो ln Q की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ln Q की वैल्यू नेगेटिव, ln Q की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, नेगेटिव आएगी, नो सॉरी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ln Q नेगेटिव है, यहां भी एक नेगेटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, मतलब ई सेल पॉजिटिव हो गया। और अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, राइट? सो दैट वाज द क्वेश्चन। बस अब देखना है कि किस वाले ऑप्शन में C1 by C2 तुम्हारा लेस देन 1 आ रहा है। देखते हैं क्या इसमें आ रहा है। तो देखो इसमें C1 by C2, यस इट इज व्हाट 1 by √2, दैट इज व्हाट लेस देन 1। तो आंसर तो यही होगा, बाकी चेक भी कर लेते हैं। इसमें देखो C1 by C2 √2 हो गया, दैट इज 1.414, ये नहीं हो सकता है। इसमें C1 by C2 1 हो गया, राइट? दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज C1 by C2 2 हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट? सो आंसर विल बिकम व्हाट योर ऑप्शन 1। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 50, राइट? थोड़ा मैथ्स था, देख लेते हैं। 51 तो बहुत इजी है। द वैल्यू ऑफ Kc is 64 at 800 Kelvin फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए अगर तुम्हारे पास 64 है, राइट, तो इसका रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, नहीं तो सॉरी तो देखो दिस इज व्हाट योर 2NH3, राइट, एंड दिस व्हाट गैस दैट इज कन्वर्टिंग इनटू N2 गैस एंड प्लस 3H2, राइट? तो तुमने रिएक्शन रिवर्स किया, तो इसके लिए जो Kc डैश मान लो तो दैट विल बिकम व्हाट योर 1/64, राइट? अब इसको तुमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो अगर तुमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, तो यहां पे भी पावर क्या हो जाएगा, बस वो हाफ आ जाएगा, ठीक है ना? सो आंसर विल बिकम व्हाट योर 1/8। क्लियर है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट? अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम ऐसे देखो, अगर मान लो ये नहीं समझ में आया तो नॉर्मली ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो
ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको कि जो 64 होगा, देखो इसको ऐसे भी देख लेते हैं, 64 विल बिकम व्हाट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 स्क्वायर अपॉन concentration of N2 into concentration of what H2 to the power what 3. This की value 64 है, right? Now for this particular Kc, इसके लिए Kc जो है एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा देखो, तो that will become what your N2 concentration to the power half into concentration of H2 to the power 3/2, और सब गैस में तो लेना ही है, concentration of NH3 to the power 1, राइट? ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, राइट? इस वाले को थोड़ा सा ऐसे लिख लो, इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3/2, और यहां पे हाफ कर दो, और क्या करो, और इस सब का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, राइट? तो यही आ जाएगा, राइट? ठीक है ना? सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट योर, अगर ये 64 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और ये उसका रिवर्स ही तो है, मतलब 1/8 हो जाएगा, तो आंसर विल बिकम व्हाट योर 3. तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? इक्विलिब्रियम में आई एम श्योर ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, राइट? 52. For a reaction, 4m plus NO2 gas gives you 2m2ON, right? The free energy change is plotted as a function of temperature. The temperature below which the oxide is stable could be inferred from the plot as the point at which. ठीक है? The free energy change so a change from negative to positive value. The slope changes from positive to 0. The slope changes from positive to negative. The slope changes from negative to positive, right? ठीक है? देखो, एलिंगम डायग्राम का क्वेश्चन है. एलिंगम डायग्राम में आपने देखा होगा कि डेल्टा जी नॉट, राइट, वो पर मोल ऑफ ऑक्सीजन से, और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा है, राइट? कुछ इस तरह का ग्राफ होता है. दिस इज व्हाट योर 0, और नीचे जाओगे तो और भी -1300 कुछ ऐसे देख लो, राइट? एंड दिस रिएक्शन इज व्हाट M plus O2, राइट? एंड दिस इज व्हाट योर MXOY, ठीक है ना? ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग 1 ही मोल रखते हैं, राइट? पर मोल में दिया रहता है, एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन होगा, राइट? नाउ the more important part is what, see, डेल्टा जी नॉट की अगर वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट मीन्स कि इस मेटल के मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, राइट? डेल्टा जी नॉट बीइंग अ स्टेट फंक्शन, थर्मोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल याद करो कि जब मैं रिएक्शंस को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टेट फंक्शन को भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट? दैट मीन्स कि अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूं तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी. ये मानते हो इस बात को? ठीक है ना? तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अभी डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, मतलब ऑक्साइड के मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं है, राइट? तो अगर इसी के लिए मान लो कि अब इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कुछ इस पॉइंट पे अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया, तो इसके रिवर्स के लिए डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. और अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो गया, देयर MXOI will have a tendency to get converted into what, metal plus oxide. That was the question. Now you see the free energy change shows a change from negative to positive value. तो इसके लिए जब वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, जब नेगेटिव है मतलब मेटल ऑक्साइड इज व्हाट, स्टेबल, मींस मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, मेटल ऑक्साइड. बट जैसे ही डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हुआ इस रिएक्शन के लिए, इसके रिवर्स के लिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा. इट मींस कि ऑक्साइड के मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ गई, right? That means कि oxide will become what, your unstable, right? So answer will become what, your, the free energy change shows a change from negative to positive value. That will be your answer, right? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 के बाद, the average molar mass of chlorine is 35.5 gram per mole. The ratio of 35-37 in naturally occurring chlorine is close to, right? Even you are laughing, right? And I'm also laughing. So fine, this will, the answer will be what, 3:1, ठीक है ना? मतलब कम से कम 1:3 भी डाल देते हैं आंसर, एक ऑप्शन, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. कितनी बार किया होगा इसको ऐसे? चलो एक बार मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए कर देता हूँ. तो 35 इंटू वॉट 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन वॉट 4 कर दो, या फिर 4 कर दो, या फिर 75% ले लो, 25% ले लो, नीचे 100 ले लो. Answer you will get what, 35.5, right? चलो,
So this is a very simple question. A set of solution is prepared using 180 gram of water as a solvent and 10 gram of different non-volatile solutes. Non-volatile solutes, ठीक है ना? A, B and C, the relative lowering of vapor pressure in the pressure presence of these solutes are in the order. देखो RLBP तुम्हें पता है, right? It's a colligative property, right? And that is equals to what your XB, right? You know that, right? तो अब देखो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? That is what your PA naught minus PA upon PA naught. That is what your वो 1 माइनस एक्स में मतलब एक्स भी हो जाता है, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट? और अगर तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अगर तुम बात करो तो ये जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मतलब तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट विल बी व्हाट योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ व्हाट योर सॉल्यूट, राइट? ये तुम्हें पता है, राइट? बस हो गया. तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जितना कम होगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा. दैट इज द पॉइंट, राइट? तो वो बोल रहा है कि द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्यूट्स आर इन द ऑर्डर. तो सबसे ज्यादा कब होगा? जब मोलर मास सॉल्यूट का क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सबसे कम है, राइट? तो दैट इज व्हाट योर 100 ग्राम, राइट? तो आंसर विल बी व्हाट A देन B एंड देन व्हाट C. सो A B C इज देयर एनी ऑप्शन? यस. ठीक है. देखो इसको ऐसे भी सोच सकते थे. ऐसे कैसे सोच सकते थे कि आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के अंदर है उस पर डिपेंड करता है, राइट? ठीक है. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना था तो ऊपर तो उन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया A B C का गिवन मास. अब मोलर मास जितना कम होगा, ये वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी. नंबर ऑफ मोल्स उतना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ज्यादा होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज उतना ज्यादा होगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो द केस. यू कैन थिंक इन दैट वे ऑल्सो, राइट? सो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि तीनों में कैलकुलेट करो बैठ के, राइट? A crystal is made up of metal ion M1. This was the question number 55. M1 and M2 and oxide ions. ठीक है. Oxide ions forms a CCP lattice. ठीक है ना? So CCP lattice, cubic closed pack. That is what your loosely we can also say it is what your FCC. ठीक है ना? I'm saying loosely because there is a minute difference, but for up to class 12th it's fine, right? ठीक है, चलेगा. आप दोनों को सेम ही मान के चलो. तो CCP दिस इज व्हाट योर ऑक्साइड है. तो एक तो कॉर्नर पे है तुम्हारा और बाकी फेस पे होंगे, राइट? ठीक है ना? तो फेस पे होंगे बेसिकली कुछ यहां, लेट्स चेंज द कलर. एक यहां होगा ऐसे, फिर यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा और कुछ यहां होगा, राइट? ठीक है ना? और तुम्हें पता है कि O2 माइनस कितना होगा तुम्हारा, O2 माइनस टोटल ऑक्साइड्स कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इन दैट लैटिस विल बी व्हाट 4, राइट? ठीक है. इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, ये सब तुम्हें पता है. 1/8 इंटू 8 1 हो जाएगा, बाकी 6 का कंट्रीब्यूशन हाफ है, 6 इंटू हाफ 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, राइट? नाउ चूंकि सीसीपी में बेसिकली क्या है कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे तुम्हारे, तो वो कितने होंगे, 4 ही होंगे. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो कितने होंगे तुम्हारे, 8 होंगे. ठीक है. तो वो बोल रहा है कि M1 ऑक्यूपाइज 50%. तो M1 जो है बेसिकली तुम्हारा वो 2 है, राइट? M1 तुम्हारा 2 है, राइट? और M2 ऑक्यूपाइज 12.5%. मतलब M2 क्या है तुम्हारे पास, M2 क्या है तुम्हारे पास, 1 है, राइट? ठीक है. तो वो बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 एंड M2, राइट? तो बस तुम्हें क्या करना है, देखो O2 माइनस मतलब टोटल तुम्हारे पास यहां पे क्या है, -8 है. तो M1 और M2 मतलब एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसको ऐसे देख लेते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना? मतलब तुम्हारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया, M1 हो गया, M1 इज व्हाट 2, M2 हो गया तुम्हारे पास, दैट इज व्हाट योर 1, इसको ऐसे ही रख देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड O इज व्हाट योर 4, राइट? तो ये इस पे -8 है, तो इन दोनों पे मिला के कितना होना चाहिए, +8 होना चाहिए. तो देख लेते हैं, पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो +8 की वैल्यू आनी चाहिए. देख लेते हैं. तो +2 × 2 +4 +4 +8, तो आंसर तो 1 होने जा रहा है, बाकी भी चेक कर लेते हैं. +3 × 2 +6 +1 +7, तो मतलब ये नहीं होगा. +4 × 2 +8 +2 +10, ये भी नहीं होगा. +1 × 2 +3, दैट इज व्हाट योर 5 +5, ये भी नहीं होगा. सो आंसर विल बिकम व्हाट योर 1. ठीक है. तो दिस वाज द क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं.
56. For Freundlich adsorption isotherm, a plot of log x by m, and log p gives a straight line. The intercept and slope for the line is 0.4771 and 2 respectively. The mass of gas adsorbed per gram of adsorbent, that is what your x by m, if the initial pressure is 0.04 atm, right? So you know that होता क्या है basically, x by m जो होता है basically, that is what your k into p to the power 1 by n होता है, right? ठीक है ना? तो दोनों तरफ log ले लो, तो this will become what your log x by m is equals to log k plus 1 by n, वो बाहर आ जाएगा, right? And this is what your log p, right? तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन. This is what the equation, right? ठीक है. अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है तुम्हें. This is what, if you see, this is what your y equals to c plus m dot x, right? क्योंकि हमें किसके बीच में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, log xm versus log p. That is what it's a equation of straight line y equals to mx plus c. तो slope is what your 1 by n. मतलब m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई तुम्हारी 1 by n, and slope is given somewhere. You see slope for the line is what 2. मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0.5. ठीक है. इंटरसेप्ट वो बोल रहा है, इंटरसेप्ट इज 0.4771. व्हाट इज इंटरसेप्ट? log k. So log k is basically what? 0.4771, right? 4771. And you know this is what log 3. वैसे तो उन्होंने दे दिया है बट तुम्हें याद भी होना चाहिए. So log 3, this is what is 0.4771. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. So k is 3 and equals to 0.5. So you can clearly see here that we are getting the equation that x by m is equals to k, that is what your 3 into p to the power 1 by n, that is what your 1 by 0.5, right? अब वो बोल रहा है तुम्हें x by m निकालने के लिए कौन से प्रेशर पे, तो 0.04 atm पे वो बोल रहा है आपको निकालने के लिए, राइट? ठीक है ना? तो निकाल लो. तो यहां पे इसको मैं हटा रहा हूं, आई एम जस्ट रिमूविंग इट, राइट? बस हो जाएगा ये, तो अब कुछ भी नहीं है इसमें. 3 इंटू 0.04 टू स्क्वायर आ गया. इसको 4 इंटू 10⁻² ले लो, राइट? तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4. सो दिस इज व्हाट इज 48. और यहां पे देखो बाहर में वो 10⁻4 लिखा भी है. सो इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? ठीक है. 56. नेक्स्ट 57. The rate of reaction decreased by 3.555 times when the temperature was changed from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Let's assume कि 40 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा रेट जो था वो मान लो कि k था. ऑफ कोर्स रेट कांस्टेंट ही चेंज होगा, तो k 30 डिग्री सेल्सियस पे अब क्या हो गया ये? दिस इज व्हाट योर k अपॉन 3.555, right? This is what your the activation energy of the reaction. वो activation energy पूछ रहा है, तो तुम्हें पता है इक्वेशन ln k2 by k1 is equals to EA by R 1 by T1 minus 1 by T2, right? ठीक है. तो K2 तुम्हें पता है, K2 की वैल्यू K रख लो, तो ln K, K1 की वैल्यू K अपॉन, तो 3.555 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? 3.555 ऊपर चला जाएगा और K कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डायरेक्टली इसको क्या लिखते हैं? ln 3.555 लिखते हैं. तो दिस विल बिकम व्हाट योर, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, ln 3.555 इज इक्वल्स टू EA तो हमें निकालना है, राइट? ठीक है ना? EA हमें निकालना है, बट हमें निकालना किसमें? किलो जूल में. यहां पे तुम्हें जूल में आएगा बच्चा. क्यों? क्योंकि R की वैल्यू अगर तुम देखो तो 8.314 ले रहे हो. सो R इज व्हाट? 8.314, राइट? 1 अपॉन T1. T1 क्या लेना है तुम्हें? सो T1 इज बेसिकली व्हाट योर, देखो T1 इज व्हाट योर K1. K1 पे क्या है टेम्परेचर? K1 पे टेम्परेचर क्या था तुम्हारा? 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो T1 तुम्हें ये लेना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? T1 at K1, और K1 हमने क्या लिया था? K अपॉन 0.355 मीन्स व्हाट? 30 डिग्री सेल्सियस. तो इसको कन्वर्ट करो, तो दिस विल बी कन्वर्टेड 30
303 माइनस 1 अपॉन 313, राइट। बस यहां से तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या, EA ln 3.555 की वैल्यू भी दे रखी है तुम्हें 1.268, राइट। सो दिस इज व्हाट यू 1.268। तो यहां पे अब देखते हैं, थोड़ा इसको हटाते हैं अपन, तो डायरेक्टली करें क्या, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, EA की जो वैल्यू है, EA की जो वैल्यू है दैट विल कम व्हाट योर 1.268 into 8.314 into 303 into 313, राइट। एंड नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा बस 313 माइनस 303 आ जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट योर 10, राइट। बट ये जो आएगा तुम्हें ये जूल में आएगा, तो इसको तुम्हें किलो जूल में करना है, तो अपॉन क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जस्ट यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, यू विल गेट द आंसर, राइट। ठीक है, कुछ ये 99.98 के आसपास आएगा, 100, ठीक है ना। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इट वाज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, राइट। Question number 58, if the solubility product of AB2 is what 3.20 into 10 to the power minus 11 m cube, then the solubility of AB2 in pure water is, right। तो वो पूछ रहा है तुमसे, देखते हैं। तो AB2 तुम्हारे पास क्या है, सॉलिड है, जस्ट ब्रेक इनटू व्हाट योर A प्लस M प्लस 2B माइनस N, राइट, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जो प्लस M होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा m का वो 2n के इक्वल होगा, राइट, चार्ज बैलेंस के लिए, ठीक है। खैर अपने को प्लस m माइनस n से मतलब नहीं है, तुम +2 -1 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। वी आर मोर कंसर्न अबाउट दीज नंबर्स, राइट। इसकी सॉलिबिलिटी मान लो s है, s है, तो मतलब s अंदर गया तो ये बना s तुम्हारे पास, और ये कितना बना 2s, राइट, ठीक है ना, यही है ना, डन। अब इसके लिए जो तुम्हारे पास सॉलिबिलिटी, मतलब हमें s ही निकालना था, राइट, ठीक है ना, हमें s ही निकालना था, तो चलो आ जाएगा भाई। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP है, KSP इज गिवन 3.20, सो दिस इज गिवन व्हाट 3.20 इनटू 10 to the power minus 11 इज इक्वल्स टू s इनटू 2s का स्क्वायर, राइट, 2s का स्क्वायर। सो ये बन गया तुम्हारे पास 4s क्यूब, राइट। तो ये जो वैल्यू आ गई 4s क्यूब, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको 32 इंटू 10 to the power minus 12 लिख सकता हूं ना, 32 इंटू 10 to the power minus 12 लिख दो, तो इसको 8 हो जाएगा ये, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 to the power minus 4, राइट। तो बस यहां आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, तो 58 का आंसर 2 आ गया, राइट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल X2 हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है, with a cell edge of 300 picometer. The density of the molecule is 6.17 gram per centimeter cube. The number of molecules present in 200 gram of X2, right? मुझे number of molecules निकालना है in 200, मतलब मुझे किसी तरह से X2 का क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, राइट। तभी तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा और उसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो बस नंबर ऑफ मोल्स इन्हीं में से 4 में से होना चाहिए, 8, 42 और 4 में से होना चाहिए, राइट, ठीक है ना। देखते हैं अब मैं मोलर मास कैसे निकालूं। तो मोलर मास के लिए हमें देखो डेंसिटी दे रखा है, यू नो दैट BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बेसिकली X2 के इफेक्टिवली कितने होंगे, एक तो यहां होगा, बाकी सब कॉर्नर पे होंगे, तो इफेक्टिवली 2 हो गए, राइट। तो डेंसिटी बीइंग अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डेंसिटी तुम्हारा यूनिट सेल का होगा वही डेंसिटी क्रिस्टल लैटिस का होगा, राइट, ठीक है ना, क्लियर है। एक बकेट में वाटर है, एक ड्रॉप का जो डेंसिटी होगा वही पूरे बकेट में जो वाटर है उसकी डेंसिटी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम में अगर तुम ड्रॉप से वाटर पे जाओगे तो जितना प्रोपोर्शनली मास बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शनली वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, राइट। सो दैट मींस द सेम थिंग वी कैन से दैट यूनिट सेल का अगर मैं डेंसिटी निकाल लूं तो दैट विल बी व्हाट द डेंसिटी ऑफ व्हाट क्रिस्टल लैटिस, दैट इज व्हाट गिवन 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। कैसे निकालो यूनिट सेल की डेंसिटी, तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालूंगा, यूनिट सेल में जितना मास है अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम, राइट। तो यूनिट सेल का मास पहले तो डेंसिटी लिख लो, तो दैट इज व्हाट योर 6.17 एंड दिस व्हाट योर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना होगा इसका, तो इसका मास देखो तुम, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे X2 के, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट।
अब X2 का मैं मोलर मास ले लेता हूं m ग्राम, मोलर मास क्या ले लेता हूं m ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, अगर मोलर मास m ग्राम है तो m अपॉन क्या हो जाएगा Na ग्राम। अगर Na मॉलिक्यूल का मास m ग्राम है तो एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कितना हो जाएगा m by Na ग्राम, राइट, ठीक है ना। So this will become what you're basically you can say that this is m by Na is what the mass of one molecule in gram, and how many molecules are there, effectively 2. So this is what the mass of unit cell upon volume करना है। तो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है, तुम्हें सेल एज बता हुआ है 300 पिकोमीटर, राइट, तो 300 पिकोमीटर है तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूबिक है ना, तो 300 इंटू 300 इंटू 300 कर दो। बस एक चीज ध्यान में रखना है, पिकोमीटर है और मुझे डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, मतलब 300 पिकोमीटर मतलब क्या, 300 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और यू कैन से 300 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो मैं ये वाला पकड़ूंगा, ठीक है ना, इसी को चेंज करके लिख देते हैं 3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास यूनिट सेल का एज लेंथ हो गया, क्लियर है। बस इसी को यहां पे रखना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। हटा रहे हैं इसको, तो इसी को बस तुम डिवाइड कर दो किससे, 3 इंटू 10⁻⁸ और उसके क्यूब्स, ठीक है, बस हो गया। उससे तुम्हें मास आ जाएगा, तो मास जो होगा मोलर मास दैट विल बिकम व्हाट योर 6.17 इंटू Na इंटू 27 इंटू 10⁻24 अपॉन 2, राइट, ठीक है। तो Na की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 6 इंटू 6 इंटू 10⁻23, राइट, ठीक है ना। तो बस कैलकुलेट कर लो इसको हटा रहा हूं मैं। तो यहां पे देखो ये क्या आ जाएगा, लेट्स टेक m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हें 6.17 इंटू 6 इंटू 27, और इसका जो 10⁻23 था इससे कंबाइन कर दो तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, नीचे ले ले उसको, वो नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 20 तुम्हारा, राइट, ठीक है। ये 10 ले लो तो ये 3 हो गया। अब 81 इंटू 6.17 अपॉन वॉट योर 10 आ गया, बस इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा, हाँ 48 ना, 480 ना, और 486 और 487.36, राइट, तो अपॉन 10 हो गया। सो दिस विल बिकम व्हाट योर 48.736 ग्राम आ गया, कुछ इतना आ जाएगा ना, ठीक है। 600 तो 48, 480, 486 और नहीं 486 ना, और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, आई थिंक मैंने गड़बड़ किया, आई थिंक यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने गड़बड़ किया है, देख लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आई एम श्योर। 81 का 0.7 करना था ना मुझे, तो 81 का 0.7 मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 1/6 करना है, राइट, तो 6 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 13 के आसपास, 14 मान लो, राइट, ठीक है। तो 44, 480 और एक 486 प्लस क्या हो जाएगा 14, तो 500 के आसपास, राइट, 500 के आसपास आ जाएगा ये, तो 50 आ गया, और 50 है तुम्हारे पास और ये है तुम्हारे पास 200 ग्राम, तो 200 ग्राम ऑफ 154 इंटू क्या करना है Na, तो आंसर विल बिकम व्हाट योर 4Na, राइट, ठीक है। देख लेना एक बार, तो ये तो एक बार तुम्हें मास आ गया तो गिवन मास अपॉन व्हाट मोलर मास, उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, इंटू Na कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 59। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 required for complete combustion of 1 mole of propane and 2 moles of butane, right? तो प्रोपेन है तुम्हारे पास, that is what your propane is. Propane is C3H8, right? Plus O2 gives you 3CO2 plus 4H2O, right? और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 5O2 आ जाएगा, right? ठीक है,
अब ब्यूटेन देख लो, तो C4H10 प्लस O2 gives you 4CO2 प्लस 5H2, राइट? और 4 2 8 प्लस 5 13, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 13/2। इसके 1 मोल के लिए तुम्हारे पास 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? कंप्लीट कंबशन ऑफ कोर्स, तभी तो CO2 बन रहा है। तो कंप्लीट कंबशन है फॉर 1 मोल ऑफ व्हाट? प्रोपेन। सो फॉर 1 मोल ऑफ प्रोपेन यू नीड व्हाट? 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एंड फॉर 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, तो अगर इसका तुम्हें 2 मोल करना होगा तो इसका भी क्या करना होगा? डबल, राइट? 1 मोल के लिए 13/2, तो 2 मोल्स के लिए 2 इंटू 13/2. So this will become what? Your 18 moles, right? So answer will be what? 18. So it was a very simple question again, right? So this was the, so these are what? 20 questions, ठीक है ना? We will come with next 20 questions very soon, right? ठीक है ना? So I hope you guys are reading and giving your JEE mains well, right? All the best.